बिहार में 21,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी आईओसी। जानेंगे आखिरकार बिहार में ऐसा क्या प्लान है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यूके के ऊपर आरोप लगाया है बांग्लादेश ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयरों में आज तेजी आई है। कंपनी का शेयर बीएसई पर करीब 1.5% तेजी के साथ 141.65 रुपए पर पहुंच गया है। इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 196 रुपए है। आईओसी बिहार में अपनी बरौनी रिफाइनरी का विस्तार करने और पूरे राज्य में सिटी गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। कंपनी बरौनी रिफाइनरी की सालाना कैपेसिटी के 6 मिलियन टन से बढ़ाकर 9 मिलियन टन करने जा रही है। साथ ही बिहार में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट भी लगाएगी जिसकी अनुमानित लागत 16,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कंपनी बिहार के 27 शहरों में गाड़ियों के लिए सीएनजी और घरों और उद्योगों को पाइप के जरिए रसोई गैस के रिटेल सेल के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 5600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आईओसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमन कुमार ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 इन्वेस्टर समिट में ये जानकारी दी। आईओसी ने 1964 में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना की थी। इसकी शुरुआती क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 6 मिलियन टन कर दिया गया। अब इसे बढ़ाकर 9 मिलियन टन का किया जा रहा है। साथ ही कंपनी बिहार में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट भी लगा रही है जो 2 लाख टन पॉलीप्रोपाइलीन का उत्पादन करेगी। ये एक प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए प्रमुख कच्चा माल है। रिफाइनरी विस्तार और पॉलीप्रोपाइलीन के प्लांट के 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा आईओसी बिहार के 27 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए 5600 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इससे पहले आईओसी ने दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलकर बरौनी खाद कारखाने को रिवाइव करने के लिए 9,512 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें अक्टूबर 2022 में फिर से यूरिया उत्पादन शुरू हुआ था। आईओसी ने साल 2047 तक $1 ट्रिलियन कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। 110 अरब डॉलर के मार्केट कैप वाली ये कंपनी अगले दशक में रिफाइनिंग क्षमता का विस्तार करके पेट्रोकेमिकल्स को इंटीग्रेट करके सहायक बुनियादी ढांचे को विकसित करने और अक्षय ऊर्जा एसेट्स को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के शेयरों में पिछले 1 साल में 17% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले 5 साल में इसे 65% का रिटर्न दिया गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश खुद भी मुसीबत में फंस रहा है और आने वाले समय में दूसरों को भी मुसीबत में फंसा रहा है। म्यांमार के रखाइन राज्य में अराकान आर्मी का कब्जा मजबूत हो गया है। सशस्त्र समूह एए ने म्यांमार की सेना को पीछे धकेल दिया है। इससे बांग्लादेश की सीमा पर एए का नियंत्रण हो रखा है। रखाइन पर कब्जे के बाद एए ने कहा है कि सीमा पार यानी कि बांग्लादेश से आकर लड़ाके म्यांमार में हिंसा कर रहे हैं। अराकान आर्मी का कहना है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों के आसपास 11 आतंकी समूह हैं जो काम कर रहे हैं। अराकान आर्मी का कहना है कि इसमें रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन आरएसओ, अराकान रोहिंग्या आर्मी एआरए शामिल है। इन गुटों के लोग म्यांमार में हत्या, अपहरण और दूसरे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। रिपब्लिक की एक रिपोर्ट में अराकान आर्मी के हवाले से दावा किया गया कि बांग्लादेश में ट्रेनिंग किए लोग मोगोडो, बुथिडोंग शहरों में सबसे ज्यादा वारदात कर रहे हैं। ग्लोबल अराकान नेटवर्क ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से आ रहे लड़ाके मुस्लिम आबादी को ढाल बना रहे हैं। ये गुट बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों से युवा अनाथ बच्चों को भर्ती करते हुए उनको लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अराकान आर्मी ने म्यांमार की जुंटा सरकार पर भी इन समूहों से संबंध रखने का आरोप लगाया। अराकान आर्मी का कहना है कि रखाइन में नियंत्रण के लिए जुंटा आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में अपनी सीमा के भीतर आतंकवादी समूहों को फैलने देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों के लोग इन समूहों के सदस्यों को भर्ती और प्रशिक्षण में शामिल हैं। जुंटा और बांग्लादेशी अधिकारियों के बीच अराकान आर्मी के आरोप क्षेत्र के जटिल भू राजनीतिक और मानवीय चुनौतियों को दिखाते हैं। रखाइन और बांग्लादेश के बीच 270 किलोमीटर की सीमा है जो ज्यादातर खुली हुई ही है। इससे कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। एक तरफ
अराकन आर्मी खुली सीमा को रखाइन में हिंसा के लिए जिम्मेदार कह रही है। वहीं बांग्लादेश भी म्यांमार से आ रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या का सामना कर रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और अस्थायी सरकार के न होने से स्थिति और भी खराब हो गई है। ऐसे में इस बात का डर है कि रखाइन में अराजकता बढ़ सकती है। यह आसपास के देशों को भी प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश के साथ साथ चीन और भारत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि एक और नई कहानी भी यहाँ पर शुरू हो गई है और ये कहानी यूके के साथ शुरू हो गई है। यूके में एक मिनिस्टर पद पे हैं जिनके ऊपर बांग्लादेश की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने ढेर सारे पैसे का गबन किया है बांग्लादेश में। अब इनके ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बांग्लादेशी गबन जांच में नाम आने के बाद आलोचना का सामना कर रही ट्रेजरी मंत्री पर भरोसा है, ऐसा गुरुवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा। डेली मेल ने सबसे पहले खबर दी है ड्यूलिप सिद्दीकी, जो कि बांग्लादेश की अपदस्थ नेता शेख हसीना की भतीजी है। इन पर देश के भ्रष्टाचार निरोध आयोग द्वारा रूसी सरकार समर्थित फर्म रोसोटोम के से जुड़े परमाणु सौदे के संबंध में जांच की जा रही है। ये सौदा कथित तौर पर 2013 में भावी सांसद सिद्दीकी, हसीना और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मौजूदगी में हस्ताक्षरित किया गया था। ये बांग्लादेश की नई सरकार के निर्देश पर की जा रही व्यापक भ्रष्टाचार जांच का हिस्सा है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद इस साल की शुरुआत में हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद हुआ है। डाउनिंग स्ट्रीट ने गुरुवार को कहा कि स्टारमर को सिद्दीकी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि वो ट्रेजरी के आर्थिक सचिव के रूप में अपनी भूमिका में भ्रष्टाचार विरोधी ब्रीफ को जारी रखेंगी। प्रवक्ता ने कहा कि सिद्दीकी ने अपने हितों की घोषणा की है और प्रेस में लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री सरकार में आने के बाद से बांग्लादेश से संबंधित किसी भी निर्णय में शामिल नहीं थी। हसीना की अवामी पार्टी के यूके महासचिव सैयद फारूक, जिन्हें मेल ने सिद्दीकी का पारिवारिक मित्र बताया, इन्होंने कहा कि ये मौजूदा सरकार द्वारा हसीना परिवार के खिलाफ 100% राजनीति से प्रेरित हमले हैं। मार्क गार्नियर, जो कि कंजर्वेटिव शैडो सिटी मंत्री के रूप में सिद्दीकी के विपरीत हैं, उन्होंने पॉलिटिको से कहा कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ट्यूलिप को भी न्याय का अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें और उनके परिवार को इन आरोपों का और औपचारिक रूप से जवाब देने का अवसर दिया जाएगा। छायागृह कार्यालय मंत्री मैट विकर्स ने कहा कि ये तथ्य कि लेबर के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में उलझे हुए हैं, कीर स्टारमर के फैसले पर नवीनतम दाग है। उन्होंने सिद्दीकी के मामले में कहा कि अब समय आ गया है कि वो खुलकर सामने आए। ब्रिटिश जनता एक ऐसी सरकार की हकदार है जो अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे, न कि किसी और घोटाले से विचलित हो। खैर, अब ये मामला यहाँ तक पहुँच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा कि बांग्लादेश अपने आप को सुरक्षित करने की बजाय तरह तरह के चीजों में फंसने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है और ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। खैर, अब ये तो होना ही था और पहले भी इस चीज को लेकर मना किया है। रूस ने कहा है कि ये जो आरोप है रोसेटोम को लेकर, ये आरोप घटिया है और गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और न ही किसी तरह का कोई घोटाला हुआ है। खैर, अब ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी जब तक कि कोई समाधान नहीं मिल पाता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।